हेलो। पुराने वीडियो में हम एक्ने यानी कील मुहासे के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्ने स्कार यानी कि कील मुहासों के कारण जो गड्ढे हो जाते हैं या स्कार रह जाते हैं उनके बारे में। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल, वैदिक हॉस्पिटल सीकर से। एक्ने स्कार एक तरह के परमानेंट मार्क्स होते हैं जो कि एक्ने यानी कील मुहासे होने के बाद दिखाई देते हैं। तो ये किस प्रकार के हो सकते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में, तो फ्लैट हो सकते हैं। तो फ्लैट में लाल रंग के हो सकते हैं, इरिदिमा, पिगमेंटेड हो सकते हैं, और थोड़ा सा उनका कलर कम हो सकता है, हाइपोपिगमेंटेड हो सकते हैं। दूसरा होता है एट्रोफिक एक्ने स्कार। एट्रोफिक का मतलब है कि टिश्यू लॉस हो गया। टिश्यू लॉस यानी कि स्किन जो एक एक समान थी उसमें कुछ टिश्यू कम हो गया, यानी गड्ढे के रूप में रह गए, यानी डिप्रेशन के रूप में दिखाई देता है, उसको एट्रोफिक स्कार कहते हैं। तो एट्रोफिक के कुछ टाइप हैं, जैसे आइस पिक स्कार है। तो आइस पिक स्कार वी शेप स्कार होते हैं, 2 मिलीमीटर या उससे कम होते हैं, और उनका काफी डेप्थ होती है, और मार्जिन है वो शार्प होते हैं। वो आइस पिक स्कार होता है। दूसरा होता है रोलिंग स्कार। रोलिंग स्कार जो है डिप्रेस होते हैं, ओवल होते हैं, और वो थोड़ा सा टिदरिंग होती है, यानी कि स्किन की जो नीचे का सरफेस है वो उसको एडेजेंस होते हैं तो खींच के रखता है। तो वो रोलिंग स्कार होते हैं। तीसरा जो है वो है बॉक्सकार स्कार। बॉक्सकार में क्या है, ओवल भी हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन उनके जो एज है वो वर्टिकल होते हैं। यानी आइस पिक में तो वी शेप होता है, यानी कि जो उनका बेस है वो नेरो होता है, लेकिन बॉक्स कार में बेस है वो नेरो नहीं होता, यू शेप हो सकता है या फिर वाइड बेस होता है। तो ये होते हैं एट्रोफिक स्कार। इसमें एट्रोफिक में ये एक लीनियर स्कार भी हो सकता है। और तीसरी जो वेराइटी है जिसमें है कि भाई स्कार आपके स्किन है वो हाइपरट्रोफी होके ज्यादा दिखाई देने लग जाए, तो जैसे हाइपरट्रोफिक स्कार है या किलोइडल स्कार है, इसमें ये दो तरह के स्कार है। तो ये तो मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स है। फिर इसमें अपन ग्रेडिंग भी होती है। ग्रेडिंग बहुत ग्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन जो नॉर्मल ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें ये है कि 4 ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। यानी ग्रेड 1 में जो फ्लेट वाले स्कार है, ग्रेड 2 में जैसे माइल्ड स्कारिंग होती है, जो कि मतलब अपन मेकअप से छुपा सकते हैं या इजीली विजिबल नहीं होते। फिर ग्रेड 3 होता है जो मेकअप से नहीं छुपता या स्किन स्ट्रेच करने से गायब भी हो जाते हैं, लेकिन स्कार जरूर होते हैं। और इसमें ग्रेड 4 होता है, यानी कि स्कार इतने डीप होते हैं कि वो स्ट्रेच करने से भी नहीं छुपते और मेकअप से भी नहीं छुपते। तो ये 4 तरह की इसमें ग्रेडिंग होती है। अब एक्ने स्कार क्यों होते हैं? एक्ने स्कार, अगर आपके जो एक्ने की ग्रेड है वो ज्यादा है, यानी कि आपके ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, यानी कि सीवियर एक्ने, मॉडरेट टू सीवियर एक्ने रहे हैं, आपने एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं लिया है, या जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया गया वो आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। और इसमें एक चीज ये है कि जो लोग मतलब अपने जो एक्ने हुए थे उनको पिक करते हैं, यानी कि बार बार हाथ लगाते हैं, उससे भी स्कारिंग के चांस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है और स्कार ज्यादा बनते हैं। तो एक्ने स्कार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो जो एक्ने होते हैं उनको ही होना रोकना है, यानी कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, और एक्ने होते हैं तो उनका संपूर्ण इलाज लेना है, प्रॉपर इलाज लेना है, जिससे कि आगे आपको स्कारिंग ना हो। तो एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? तो जैसे टॉपिकल क्रीम है, ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होती, लेकिन कुछ पेशेंट ये चाहते हैं कि हमें कोई प्रोसीजर नहीं कराना है, कोई लेजर प्रोसीजर नहीं कराना डॉक्टर साहब, तो उस कंडीशन में कुछ क्रीम आती है, जैसे AHA क्रीम है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्रीम है, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम आती है, लोशन आते हैं, और रेटिनोइड क्रीम आती हैं। तो वो डॉक्टर की सलाह से ही वो आपको इस्तेमाल करनी है। हाइपरट्रोफिक स्कार या कुछ स्कार है जिनमें आप सिलिकॉन क्रीम आती है तो वो यूज कर सकते हैं। जैसे हाइपरट्रोफिक स्कार, जैसे मान लो चेस्ट पे या बैक पे, तो सिलिकॉन जेल शीट या सिलिकॉन क्रीम आती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो क्रीम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। फिर इसमें प्रोसीजरल ट्रीटमेंट। तो प्रोसीजरल में सबसे पहली बात आती है कि जैसे बॉक्स स्कार है या आइस पिक स्कार है,
तो वो काफी डीप भी होते हैं, तो उसके लिए हम पंच इस्तेमाल करते हैं, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। तो पंच एलिवेशन भी कर सकते हैं, है ना। पंच एक्सीजन यानी कि उस स्कार को हटा भी सकते हैं। पंच एक्सीजन सूचरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि वापस टाँका लगा देते हैं, सुसर लगा देते हैं। तो ये कुछ सर्जिकल प्रोसीजर है। फिर इसमें दूसरी चीज है कि केमिकल पील यूज होते हैं। तो केमिकल पील में हम ग्लाइकोलिक एसिड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ में यूज करते हैं। 2 वीक टू 3 वीक के इंटरवल पे हम पील यूज कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड पील है, सैलिसिलिक एसिड पील है, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड पील है, लैक्टिक एसिड है, मेंडेलिक एसिड है, रेटिनॉल पील है, और इनके कॉम्बिनेशन भी आते हैं। तो ये पील वगैरह भी यूज किए जा सकते हैं, इनसे भी स्कार की अपीयरेंस है वो बेटर हो जाती है। तो ये केमिकल पील भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनके 4 to 6 या ज्यादा सेशन हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना डीप आपके स्कार है। तो उस पर डिपेंड करते हुए अपन केमिकल पील इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आइस पिक स्कार होते हैं उसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको टीसीए क्रॉस यानी ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो आइस पिक स्कार यानी जो छोटे स्कार होते हैं उनको ट्रीट करते हैं टीसीए से। तो टीसीए हम 65% से लेकर 100% की स्ट्रेंथ के यूज कर सकते हैं, और हम 3 वीक के इंटरवल पे 4 से 6 सिटिंग कर सकते हैं। तो टीसीए क्रॉस भी काफी इफेक्टिव होता है, खासकर की आइस पिक स्कार के लिए। फिर एक जो रोलिंग टाइप स्कार है, तो रोलिंग टाइप स्कार के लिए एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि टेदरिंग होती है, यानी कि जो स्कार का जो बेस होता है उसके नीचे फाइब्रस बैंड होते हैं, एडेजेंस होते हैं, जिससे कि स्किन पुल रहती है, यानी कि स्माइल करते टाइम या हंसते टाइम, एनिमेशन के टाइम वो खिंच जाती है, तो वो स्कार डीप दिखाई देता है। तो उसके लिए सबसिजन करते हैं, उसके लिए निडल का इस्तेमाल करते हैं, एनेस्थीसिया करके निडल से वो फाइब्रस बैंड है उनको हटा दिए जाते हैं, कट किए जाते हैं। कट करते ही है स्कार का जो बेस है वो एलिवेट हो जाता है, और स्कार की अपीयरेंस है वो बेटर हो जाती है। तो उसको सबसीजन बोलते हैं। तो सबसीजन के 2-3 सेशन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना आपके फेस पे स्कारिंग है, एक्ने की स्कारिंग आपके कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। और इसके बाद जो अदर जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जिसको मतलब हम बोलते हैं कि ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो उसमें लेजर डिवाइस आते हैं। तो लेजर में अपने जैसे CO2 फ्रैक्शनल लेजर है, तो CO2 फ्रैक्शनल लेजर है, और फ्रैक्शनल RBM याग लेजर है। तो इनमें से कोई भी लेजर इस्तेमाल करते हैं। मैं बात करना चाहूंगा जो सबसे इफेक्टिव है, फ्रैक्शनल CO2 लेजर। तो फ्रैक्शनल CO2 लेजर क्या करती है, तो इसमें जो लेजर की जो बीम होती है वो अपनी जो को स्किन में जब लेजर की बीम डालते हैं, तो डर्मिस में माइक्रो ट्रीटमेंट जोन बनते हैं, यानी कि जो हल्का सा माइक्रो इंजरी होती है, माइक्रो इंजरी जब हील होती है तो उससे नियो कोलेजनोसिस यानी कि कोलेजन नया बनता है, तो स्कार टिश्यू है वो एलिवेट भी होता है और स्किन टाइट भी होती है। तो इस तरह CO2 फ्रैक्शनल लेजर काम करती है, आपके कोलेजन बनाती है नया, और स्किन की अपीयरेंस बेटर होती है। तो CO2 लेजर के 4 to 6 सेशन होते हैं, डिपेंड करता है वही सीवियरिटी के हिसाब से आपके कितने स्कार है। और CO2 फ्रैक्शनल लेजर हर टाइप के स्कार में काम आ सकती है, इसीलिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। और इसमें जैसे नॉन अब्लेटिव लेजर भी होती हैं। अब्लेटिव का मतलब होता है कि स्किन का थोड़ा सरफेस है वो डैमेज होता है, तो उससे स्किन भी बेटर होती है। लेकिन नॉन अब्लेटिव लेजर है तो उसमें क्या होता है, जैसे डाउन टाइम नहीं होता है, तो पेशेंट ये चाहता है कि सर हमारे पास हमें इतना टाइम नहीं है हीलिंग के लिए, तो आप कोई ऐसा प्रोसीजर कीजिए। जैसे CO2 फ्रैक्शनल लेजर में तो जैसे स्केप बनता है, 6-7 दिन 10 दिन आपको मतलब हीलिंग में टाइम लगता है CO2 फ्रैक्शनल लेजर में। लेकिन जो नॉन अब्लेटिव लेजर है जैसे RBM ग्लास लेजर है, तो उसमें एपिडर्मिस है जो ऊपर की लेयर है वो अफेक्ट नहीं होती, यानी कि लेजर है वो डायरेक्ट अंदर काम करती है डर्मिस में। तो डायरेक्ट ही आपके जो अंदर माइक्रो ट्रीटमेंट जोन बनते हैं, तो उसी से ही आपका कोलेजन वगैरह नया बनता है और स्कार है वो इंप्रूव होता है। तो ये 2 तरह की लेजर है। इसके अलावा अब माइक्रो नीडलिंग की बात करते हैं।
तो माइक्रो नीडलिंग के लिए इसमें जैसे डर्मा पेन भी यूज होता है, डर्मा रोलर भी यूज होता है ना, और इसमें डर्मा स्टाम्प भी है। तो माइक्रो नीडलिंग कैसे काम करती है कि मल्टीपल निडल होती हैं, वो एपिडर्मिस से एंटर करती है, तो डर्मिस में या एपिडर्मिस में जब माइनर डैमेज करती हैं तो इससे कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। उस ग्रोथ फैक्टर से अपनी फाइब्रोब्लास्ट है वो स्टिमुलेट होती हैं, तो कोलेजन नया बनता है, इलास्टिन नया बनता है, और स्कार की अपीयरेंस है वो बेटर हो जाती है। फिर इसमें ही रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर माइक्रो नीडलिंग के साथ कंबाइन होती है, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी एक डिवाइस होता है जिसकी एफिकेसी भी ऑलमोस्ट CO2 लेजर के इक्वली होती है। और एडवांटेज क्या होता है कि जैसे डीप स्कार होते हैं जहां पे CO2 फ्रैक्शन लेजर है वो इतना पेनिट्रेट नहीं करती, वहां पे MNRF है वो पेनिट्रेट करती है, ज्यादा डीप अपन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 0.5 टू 3 मिलीमीटर तक डेप्थ तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो ये MNRF होती है। दूसरी चीज है जैसे CO2 फ्रैक्शन लेजर है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आगे जाके पिगमेंटेशन के चांस रहते हैं। तो जैसे डार्क स्किन वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि अवॉइड करते हैं कि भाई आगे जाके आप सन प्रोटेक्शन आपने नहीं किया तो पिगमेंटेशन के चांस रहते हैं। वैसे तो वो हील हो जाता है लेकिन फिर भी कॉशन रखना पड़ता है। फिर MNRF है, तो MNRF है वो कलर ब्लाइंड होती है, तो उसमें क्या होता है एपिडर्मल इंजरी होती नहीं है, तो पिगमेंटेशन का चांस भी नहीं रहता और कोई डाउन टाइम नहीं होता, रिकवरी भी जल्दी होती है। तो उसमें क्या है जैसे जो निडल जाती है, मल्टीपल निडल्स होती है, निडल जाती हैं अपने स्कार टिश्यू में, और निडल के टिप पे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है वो रिलीज करती है। तो वहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो ट्रीटमेंट जोन बनते हैं, और उसमें फिर नियोकोलेजनोसिस, नियो इलास्टोजेनेसिस, और कोलेजन बनता है, इलास्टिन बनता है, स्कार है वो एलिवेट होता है, स्किन भी टाइट होती है, यानी कि माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी से स्कार की अपीयरेंस बेटर हो जाती है। तो MNRF के 4 से 6 सेशन होते हैं और काफी अच्छी यूजफुल ट्रीटमेंट मॉडलिटी है MNRF। फिर इसमें एक नया ट्रीटमेंट है जो रिसेंटली ही आया है, जैसे जिसको हम PRP थेरेपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। वो भी काफी इफेक्टिव होती है। उसमें काफी ग्रोथ फैक्टर होते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर है वो फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं और कोलेजन बनता है, और स्कार की अपीयरेंस, स्किन की अपीयरेंस है वो बेटर हो जाती है। तो PRP को हम कंबाइन कर सकते हैं माइक्रोनीडलिंग के साथ, PRP को कंबाइन कर सकते हैं माइक्रोनीडलिंग RF के साथ भी, और CO2 फ्रैक्शन लेजर के साथ भी हम PRP को कंबाइन कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट अगर अकेला लेजर या MNRF किया जाए उससे बेटर होते हैं अगर आप PRP कंबाइन करते हैं, तो उस चीज के रिजल्ट बेटर होते हैं। फिर इसमें दूसरा PRF जेल होती है जिसको बायोफिलर बोलते हैं, उसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट भी बहुत वंडरफुल है। और ये कुछ एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके, या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको एडवाइस कर सकते हैं, और इनके काफी अच्छे रिजल्ट है। स्किन काफी हद तक बेटर हो जाती है, स्कार काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। फिर इसमें बात चलती है एट्रोफिक स्कार, यानी कि बिल्कुल जैसे लाइपो एट्रोफी होकर बिल्कुल गड्ढा हो गया, तो उस कंडीशन में हम फिलर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलर है जो टेम्परेरी फिलर, जैसे हाइलुरोनिक एसिड फिलर भी यूज कर सकते हैं, और सेमी परमानेंट परमानेंट फिलर भी यूज हो सकते हैं, जैसे PLLA फिलर यूज कर सकते हैं, और PMMA जो एक परमानेंट फिलर है तो बेलाफिल बोलते हैं जिसको, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि भाई अपना एट्रोफी वगैरह कितनी है। फिर इसमें एक डर्मल ग्राफ्टिंग भी होती है कि ज्यादा एट्रोफी है तो डर्मल ग्राफ्ट दूसरी जगह से डर्मिस का टिश्यू लेके वो आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही फेट ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है। फेट भी अपन एट्रोफिक एरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी टिश्यू को फील करने के लिए, जिससे कि जैसे स्कार की अपीयरेंस बेटर हो जाती है, एलिवेट हो जाता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जो एक्ने स्कार के, एट्रोफिक स्कार के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं।
फिर बात आती है हाइपरट्रोफिक स्कार, यानी कि एट्रोफिक स्कार में तो कोलेजन कम था, और कोलेजन के कारण कोलेजन कम था तो टिश्यू लॉस हुआ, लेकिन हाइपरट्रोफिक स्कार में कोलेजन ज्यादा बन गया। तो हाइपरट्रोफिक स्कार भी हो सकता है, केलोइडल भी हो सकता है, जैसे नोज पे, चिन पे, चेस्ट या बैक पे हाइपरट्रोफिक जैसे हाइपरट्रोफिक स्कार बन सकते हैं। किलोइडल स्कार भी बन सकते हैं, तो किलोइडल है जैसे चेस्ट वाले एरिया पे या बैक पे काफी कॉमन। किलोइड और हाइपरट्रोफिक स्कार में क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है, हाइपरट्रोफिक स्कार है तो वो केवल जो अफेक्टेड एरिया जहां एक्ने हुआ उसी एरिया में बनेगा, लेकिन किलोइड है वो अपने एरिया से आगे भी स्प्रेड कर सकता है, और पर्पल और रेड और इचिंग भी होती है काफी, तो वो किलोइडल स्कार होते हैं। तो इनके लिए क्या ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं? तो हाइपरट्रोफिक स्कार है या किलोइडल स्कार है, इसके लिए हम इंट्रालेजनल थेरेपी यूज करते हैं, जैसे ट्राइमोनेसोलोन है, स्टेरॉइड वगैरह यूज करते हैं। और भी ट्रीटमेंट है इसके लिए, इंजेक्शन आते हैं, ब्लियोमाइसिन है, हाइफ्लोरोयूरेसिल है, जो कि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे फ्रैक्शनल CO2 लेजर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कार बेटर हो जाता है तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो आज आपको एक्ने स्कार के बारे में बताया गया है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको जब भी एक्ने होते हैं सबसे पहले अपने डॉक्टर से एक्ने का ट्रीटमेंट करना है। दूसरी चीज है, एक्ने स्कार होते हैं तो एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के बारे में बात कीजिए। कल को वो उनकी भी सीवियरिटी बढ़ सकती है, ज्यादा एक्ने होंगे तो और ज्यादा गड्ढे हो सकते हैं, तो उनका टाइमली आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि उनकी अपीयरेंस है वो ज्यादा बेकार ना लगे, बुरे ना लगे। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।